हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था शंकु परिच्छेद। और ये जो एक्सरसाइज नंबर है वो 10.3 आज हम करेंगे, क्योंकि 10.2 जो थी हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो 10.3 को आज हम जो है समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है हमारा इस एक्सरसाइज में जो है वो दीर्घवृत्त है। इस वाले जो एक्सरसाइज में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स। इलिप्स जो है इसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो है जानकारी लेते हैं कि इलिप्स दीर्घवृत्त किस टाइप से होता है। तो जो आकृति होती है अंडाकार, वो जो है अंडाकार आकृति जो होती है वो दीर्घवृत्त होती है। जैसे कि देखो, इस टाइप से जो है ना एक आकृति हमने बना ली। एक जो है हमारी आकृति है, जैसे कि इस टाइप से एक आकृति है, अंडाकार जो आकृति रहेगी। तो ये जो हमारे पास एक दीर्घवृत्त है, ये देखो। अब इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये जो है एक अंडाकार आकृति, और ये जो है इस टाइप की आकृति हम क्या कह सकते हैं, इस टाइप की आकृति जो है दीर्घवृत्त होती है। दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स कहलाती है। अब देखो होता क्या है इसमें, देखो कि इसमें कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर जो है ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हमने ओ नाम दिया, ठीक। और ये हमारा जो है मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो देखो ये हमारी जो एक्स अक्ष होती है, ये वाली हमारी वाई अक्ष होती है। इसी प्रकार से इधर भी और इधर भी ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बड़ी वाली है ना, ये जो बड़ी वाली अक्ष है ये, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष बोलते हैं इसको, दीर्घ अक्ष। और ये जो छोटी अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो, इसे बोलते हैं लघु 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 अक्ष। तो दीर्घ अक्ष ये बड़ी वाली होती है, लघु अक्ष छोटी वाली होती है। अब इसके बाद आते हैं इसके निर्देशांक। यदि बात करें इसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, देखो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे a,0। इसी प्रकार से इधर, अगर इधर बात करें तो इधर जो उसके निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस का a,0 ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से बात करें लघु अक्ष की, तो लघु अक्ष पे ये यहाँ पर बिंदु रहता है ना, यहाँ पर, तो ये जो दूरी रहती है वो b रहती है, तो इसे लिखेंगे 0,b। इसके निर्देशांक रहेंगे तो 0,b रहेंगे। इसी प्रकार इसके नीचे नीचे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो निर्देशांक रहेंगे वो हो जाएगा 0, माइनस के b निर्देशांक हो जाएंगे। ये इसके जो है निर्देशांक हो जाएंगे, है ना। ये हमारी दीर्घ अक्ष होती है, ये हमारी लघु अक्ष होती है। अगला पॉइंट समझते हैं। देखो इसके बाद जो है यहाँ पर देखो एक बिंदु होता है ना, और एक बिंदु इधर होता है जिसे हम बोलते हैं नाभि। जिसे हम बोलते हैं नाभि, इसे हम नाभि बोलते हैं, नाभि। एक नाभि इधर रहती है, इसको इस वाली नाभि को हमने F1 नाम दे दिया। एक नाभि इधर है, इसको नाम दे दिया हमने F2। तो F1 और F2 क्या है, नाभि है। तो ये दीर्घवृत्त है हमारा। दीर्घवृत्त में दो नाभि होती है। अब बात करते हैं कि ये जो नाभि होती है, इनकी जो बीच की दूरी होती है, ये को यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो c होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी c होती है। तो दो नाभि की जो बीच की दूरी होती है वो टोटल जो दूरी होती है, देखो ये c है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो c है। ये वाली जो दूरी है उसको c जो है हम कहते हैं। और जो टोटल दूरी हो जाएगी वो 2c, मतलब c है और c है तो 2c। तो नाभि के जो बीच की दूरी होती है वो 2c होती है। इसी प्रकार से देखो एक अगला पॉइंट आता है इसमें, नाभि लंब की जीवा। ये देखो ये नाभि लंब है, देखो यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया ऐसे नाभि पर, इस टाइप की है। तो इसे हम बोलते हैं, देखो ये जो दूरी होती है वो एल होती है, एल ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल। तो नाभि लंब की जो नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होती है वो एल और एल 2l हो सकती है। इसी प्रकार से इधर भी हम लंब डाल सकते हैं, देखो ये भी सेम ही है। इसी प्रकार से नाभि लंब है ना, ये भी जो है 2l होती है। ये हमारा नाभि लंब होता है, नाभि लंब की जीवा इसको हम बोलते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है वो 2l के बराबर होती है। तो ये जो है हमारे कुछ पॉइंट्स है इसमें। देखो इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट रहता है, ठीक है, यहाँ पर अब इस पॉइंट के जो f है, मतलब F1 है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो है रहते हैं AE,0। इसके निर्देशांक मतलब नाभि के निर्देशांक AE,0। इसी प्रकार से अब इधर को जो आ जाएंगे, है ना,
माइनस से इधर इधर चलेंगे, माइनस तो इधर आ जाएगा, माइनस का नाभि के निर्देशांक होंगे ए ई माइनस 0 हो जाएंगे, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, है ना। इस वाले नाभि के तो ये हो जाएंगे और इस F2 वाले नाभि के ये वाले हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, नाभि के निर्देशांक इनको हम बोलते हैं। इसके अलावा देखो इसमें भाई इसके देखो जब कुछ सूत्र हम लिखते हैं, चाहे तो हम देखो इनको मिला सकते हैं, चलो नाम देने की जरूरत नहीं है, बट अब डायरेक्ट हम देखो सूत्र अब इसको समझेंगे, कुछ सूत्र इंपॉर्टेंट है वो सूत्र हमें ध्यान रखना। जैसे कि देखो हमने कहा रहा है कि F1 और F2 के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम नाभि क्या बोलते हैं, देखो नाभि के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे F1, पहला पॉइंट हम देखो लिखते हैं कि जो हमारे पास F1 और F2 है, तो F1 F2 नाभि के बीच की दूरी है ना, F1 और F2 तो क्या कह सकते हैं, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी वो किसके बराबर होती है, वो दूरी ये बराबर होती है 2c के, नाभि के बीच की दूरी थी वो 2c थी, c प्लस सी मतलब 2c। इसी प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि एक होता है इसमें कि नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई मतलब इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q, इसको मान लेते हैं r, ये है s, तो p और q नाभि लंब जीवा की लंबाई। दूसरा पॉइंट है नाभि लंब जीवा की लंबाई, है ना, जीवा की जो लंबाई है, देखो भाई नाभि लंब जीवा की जो लंबाई है वो होती है 2l। अच्छा इसका एक और सूत्र बनता है यहाँ पर 2l, तो ये है होती है। इसके अलावा देखो जो हम सवाल करेंगे, है ना, तो उसमें यूज होगा 2b² अपॉन, देखो एक सूत्र और होता है इसका 2b² अपॉन a, तो ये जो हमारे नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र होता है, हम क्योंकि इसका भी सूत्र यूज करेंगे। और भी इंपोर्टेंट जो सूत्र है वो हम इंपोर्टेंट सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि आगे इस चैप्टर में जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें जो है ये काम आएंगे आगे। तो देखो कुछ सूत्र हम लिख लेते हैं, देखो ये 2 सूत्र तो हमने लिख लिए, इसके अलावा देखो कुछ सूत्र अब हम लिखते हैं ABC के बारे में, देखो है ना, एक जो है हेडिंग हम लिखते हैं, जैसे कि ए का जिक्र हुआ है, जैसे कि ए इसमें है, बी है और ये सी है, तो ABC में कुछ संबंध है उसी के बारे में एक हेडिंग लिख रहे हैं हम, A, B तथा सी में संबंध। तो ये संबंध से जो है ना, जब इन तीनों के संबंध में कुछ सूत्र बनते हैं, उन सूत्र को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे कि पहला सूत्र हमारा बनता है कि सी स्क्वायर जो बराबर होता है वो A² माइनस B², ये पहला सूत्र बनता है यहाँ से। इसके अलावा E बराबर, देखो E का मतलब होता है उत्केंद्रता, E का मतलब होता है उत्केंद्रता को हम E बोलते हैं, तो E बराबर जो होता है वो होता है C अपॉन ए, एक सूत्र ये बनता है आपका। इसके अलावा यहाँ से देखो C अगर बात करें, इसको जो है अगर C का हम सूत्र बनाएं तो C जो है इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा AE, इसके बटे में 1 रख लेंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से A और E हो जाएगा, एक सूत्र ये बन जाएगा यहाँ से। इसके अलावा एक सूत्र और बनता है हमारा E का उत्केंद्रता का, जो कि जो है हम सवाल में जो है आगे यूज करेंगे इसको। देखो E बराबर जो है एक सूत्र और होता है, E बराबर अंडर रूट 1 माइनस B² अपॉन A², ये जो है कुछ सूत्र थे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी सूत्र है, चलो और डिस्कस करते हैं जो अक्ष के अकॉर्डिंग है, उन सूत्रों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो अक्ष के अकॉर्डिंग रहते हैं अलग अलग, मतलब एक्स अक्ष पे कुछ सूत्र अलग बनेंगे, वाई अक्ष पे कुछ सूत्र अलग बनेंगे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलो इसको पहले रफ कर देते हैं। देखो भाई इसके अलावा और कुछ सूत्र हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो कि जो है हम यहाँ लिखते हैं सूत्र। अब ये जो सूत्र हैं वो क्योंकि हमारी 2 अक्ष थी, एक एक्स अक्ष थी एक वाई अक्ष थी, इन दोनों के कुछ अलग अलग सूत्र होते हैं, वही लिखेंगे हम, अलग अलग सूत्र लिखते हैं। तो पहले हम लिख रहे हैं एक्स अक्ष के लिए और इधर लिख लेते हैं वाई अक्ष के लिए। चलो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, ये हेडिंग है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं पहले एक्स अक्ष के लिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए, मतलब कुछ सूत्र है इंपॉर्टेंट।
एक्स अक्ष के लिए कुछ अलग है, वाई अक्ष के लिए कुछ अलग है। तो इसमें देखो पहला जो सूत्र हमारे पास बनता है, पहला जो समीकरण का बनता है कि एक्स अक्ष के लिए जो मानक समीकरण होगी वो क्या होगी। तो एक्स अक्ष के लिए जो मानक समीकरण है ना, पहला बन जाएगा आपका मानक समीकरण का, मानक समीकरण, मानक समीकरण किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए। तो मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो होती है मानक समीकरण इसके लिए, एक्स अक्ष के लिए। इसी प्रकार से बात करते हैं इधर मतलब वाई अक्ष के लिए, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है देखो, वो ये समझ लेंगे कि जो इधर का मानक समीकरण होगा वो ये हो जाता है, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर और बराबर 1। ये मानक समीकरण हो जाएगा जब वाई अक्ष की बात होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा देखो अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जैसे कि है ना, अगला पॉइंट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शीर्ष के, कि एक्स अक्ष के शीर्ष कितने होंगे, वाई अक्ष के शीर्ष कितने होंगे। तो देखो शीर्ष की अगर हम बात करते हैं, शीर्ष, तो शीर्ष की जो शीर्ष होते हैं एक्स अक्ष के लिए जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष बराबर होते हैं प्लस माइनस ए, और जैसे कि हमने लिखा जब चित्र बना था ए, एक प्लस था एक माइनस था और कोमा 0, ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। इसी प्रकार से इधर देखो है ना, इधर देखते हैं कि भाई इधर शीर्ष कौन से होंगे। तो इधर भी देखो शीर्ष थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इधर तो शीर्ष हमारे होंगे, इधर तो शीर्ष होंगे, तो शीर्ष बराबर हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 कोमा प्लस माइनस ए हो जाएंगे इधर। अब देखो बात करते हैं ई के लिए, तो ई का सूत्र तो दोनों जगह सेम रहता है। ई का मतलब उत्केंद्रता, जो कि हमने पीछे भी लिखा था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, उत्केंद्रता ई बराबर। तो ई बराबर क्या सूत्र लिखवा देखो हमने, इसमें जो सूत्र तुम्हें याद रखना भाई, ये वाला सूत्र याद रखना, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला सूत्र है, उत्केंद्रता का सूत्र है। ये वाला सूत्र इसमें लगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों तरफ मतलब सेम ही सूत्र लगेगा। बाकी के जो सूत्र हैं यहाँ पर ई बराबर यही हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं भाई, देखो उत्केंद्रता हमारे पास हो गया। अब निकालते हैं हम निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। इसके बाद निकालते हैं नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखो भाई नाभि के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे देखो प्लस माइनस ए ई कोमा 0, बस ये हो जाएंगे नाभि के निर्देशांक, ए ई कोमा 0, ए ई कोमा 0, ये हमारे नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे, ए ई कोमा 0। अब बात करते हैं इधर देखो, अगर हम बात करते हैं वाई एक्स के लिए, तो जो नाभि के निर्देशांक रहेंगे, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के जो निर्देशांक इसमें रहेंगे, नाभि के निर्देशांक बराबर देखो इधर क्या रहेंगे भाई, इधर 0 इधर आ जाएगा भाई, 0 कोमा प्लस माइनस और ए ई, तो ये अंतर हो जाएगा, 0 इसमें शुरू हो जाएगा, ए और ई, ये हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके बाद देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई, जो दीर्घ अक्ष की है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई का सूत्र है वो ध्यान रखना है, वो होता है 2a, इसके बराबर होता है 2a के। इधर भी सेम ही रहेगा भाई, इधर भी सेम रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होंगे। इधर भी कह सकते हैं कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, बराबर 2a ही रहेंगे, तो 2 है भाई देखो 2a। इसी प्रकार से एक दीर्घ अक्ष था, एक था हमारे पास लघु अक्ष, तो अब लिखेंगे हम लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की जो लंबाई होगी वो क्या होगी भाई देखो, वो हो जाएगी बराबर 2b, लघु अक्ष की हो जाएगी 2b। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी देखो सेम रहेगी, तो इधर भी लघु रहेगा है ना, इधर भी क्या रहेगा, लघु अक्ष की लंबाई बराबर 2b, सेम रहेगा, ऊपर डॉट कर दिया हमने। अब निकालते हैं नाभि लंब जीवा की लंबाई, है ना, इधर एक लास्ट सूत्र है ये, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब जीवा की जो लंबाई है, इसका सूत्र निकालना, डायरेक्ट सूत्र याद रखना बस। इसका सूत्र होता है
2b स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब दोनों तरफ सेम रहती है इसमें जो है सूत्र सेम ही रहेगा दोनों तरफ, इधर भी सेम ही सूत्र रहेगा कि नाभि लंब जीवा की लंबाई है ना, जीवा की जो लंबाई है, लंबाई का जो सूत्र है वो सेम रहेगा 2b² a। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इन पर हम सवाल करते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। चलो भाई क्वेश्चन नंबर पहला हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। देखो भाई अब क्वेश्चन करते हैं इसके, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हमारे। और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, मतलब हमें जो है जो भी दीर्घवृत्त है उसमें नाभियों के और शीर्षों के निकालने हैं निर्देशांक। दूसरी बात दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है, फिर उत्केंद्रता निकालनी है, फिर नाभि लंब जीवा की लंबाई निकालनी है। मतलब हर एक सवाल में जो है 1 से लेकर 9 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें हम सभी में ये 6 चीज निकालनी है। देखो नाभियों की लंबाई, शीर्षों के और लघु और दीर्घ, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये हमें हर एक सवाल में फाइंड करनी है। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है कि x² + 22² बराबर 1। ये सवाल है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सवाल है वो एक्स अक्ष के लिए है या वाई अक्ष के लिए है। क्योंकि हमने जो है अभी जो टेबल बनवाई थी आपको, एक एक्स अक्ष की अलग और वाई अक्ष की अलग, उस सूत्र लिखवाए थे उसमें। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि एक्स अक्ष के लिए है या वाई अक्ष के लिए है। तो उसका देखो सिंपल सा तरीका ये होता है, देखो जिसका भी हर बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है तो वो एक्स अक्ष के लिए हम मान लेंगे कि वही उस पे जो है एक्स अक्ष के लिए है। यदि वाई स्क्वायर का हर बड़ा है तो वाई अक्ष के लिए मान लेंगे। जैसे कि देखो इस सवाल में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर का हर 36 है, वाई स्क्वायर का अक्ष, वाई स्क्वायर का जो हर है वो 16 है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि किसका हर बड़ा है। तो जिसका हर बड़ा है उस अक्ष के लिए हम मान लेंगे वो समीकरण उस अक्ष के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 36 जो कि बड़ा है। तो हम ये बात देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम जब इसका हल करेंगे तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे, देखो 36 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, 36 का मतलब क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे ये हो गया 4 का स्क्वायर और बराबर हो गया 1। इसको हम ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। ये जो है हमारी एक समीकरण बन जाएगी, चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो भाई, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। इसको समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब देखो इस सूत्र कौन सा लगाएंगे, एक्स के लिए या वाई अक्ष के लिए। तो क्योंकि जो है यहाँ पर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर का जो हर बड़ा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्योंकि एक्स स्क्वायर का हर क्या है, बड़ा है। एक्स स्क्वायर का जो हर है वो क्या है भाई, बड़ा है ना। एक्स स्क्वायर का जो हर है वो बड़ा है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए एक्स अक्ष पर है ना एक्स स्क्वायर का हर जो है क्या है, बड़ा है। देखो भाई एक्स स्क्वायर का जो हर है वो क्या है, बड़ा है। तो जब एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण होगी वो क्या होगी, एक्स अक्ष पर होगी। समीकरण जो होगी वो एक्स अक्ष पर होगी हमारी। हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि यह जो समीकरण है वो एक्स अक्ष पर होगी। तो वे लिख सकते हैं हम ये चीजें कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है। तो ये है समीकरण, इसलिए है ना, इसलिए हम कह सकते हैं अभी, इसलिए यह समीकरण एक्स अक्ष पर होगी, एक्स अक्ष पर होगी। अब देखो भाई एक्स अक्ष पर होगी, अब देखो कंडीशन लगाते हैं एक्स अक्ष वाली जो हमने टेबल बनाई थी, सूत्र लिखवाए थे। तो एक्स अक्ष के लिए देखो एक्स अक्ष के होगी तो एक्स अक्ष की जो मानक समीकरण होती है पहले वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 की जो तुलना हम लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना देखो भाई जो भी एक्स अक्ष के लिए जो मानक समीकरण लिखवाई थी उससे हम इसकी तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर
क्योंकि ये तो हमारा समीकरण थी ना एक्स के लिए, तो इससे हमने क्या कर दी, इस वाली समीकरण नंबर ए की तुलना कर दी। तो हमें देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर 6 स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर का जो मान है वो 6 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बराबर जो है 6 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई बाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का जो मान आ गया वो 4 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि बी बराबर कितना आ गया 4। तो बी का मान भी हमें प्राप्त हो गया और ए का मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब जो जो सवाल में पूछे थे सूत्र थे इसके, अब उन सूत्र को हम लिखते हैं। देखो अब फिर जो है सूत्र को लिखते रहो और सवाल करते रहो। अब देखो सवाल में पूछा क्या है, सबसे पहले चीज देख लेते हैं कि सवाल में सबसे पहले पूछा क्या है। देखो भाई सबसे पहले जो सवाल में पूछा है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सवाल में लिखा है कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक निकालो। तो सबसे पहले हम जो है शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं भाई, शीर्षों के जो निर्देशांक है उसको निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, शीर्षों, है ना, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के जो निर्देशांक थे वो क्या थे भाई, बताओ क्या थे इसके, जो शीर्षों के निर्देशांक हमने लिखवाए थे वो क्या थे। देखो भाई वो क्या लिखवाए थे हमने कि प्लस माइनस, देखो शुरू में क्या था, प्लस माइनस ए था, फिर कोमा 0 था, ये लिखवाया था सूत्र। शीर्षों के निर्देशांक का सूत्र ये जो लिखवाया था आपको एक्स अक्ष के लिए। अब इसमें मान रख देते हैं, देखो तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो भाई प्लस माइनस ऐसे लिखो, ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6 और कोमा 0, बस ये शीर्षों के निर्देशांक पहला वाला सूत्र ये निकल गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसमें उत्केंद्रता, पहले ई का मान निकाल लेते हैं, ई बराबर मतलब उत्केंद्रता, उत्केंद्रता मतलब ई, और ई बराबर कितना होता है, ई का सूत्र हमने लिखवाया था कि अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सूत्र हमने लिखवाया था आपको, इसमें मान रखते हैं इसका। तो देखो भाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, देखो बी का जो मान दे रखा है वो 4 दे रखा है, बी का जो मान दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 बटे फिर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान कितना है, देखो ए का मान जो है वो 6 है, तो वो हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ई बराबर जो यहाँ से निकलेगा वो ये निकलेगा, देखो इसके बटे हमने 1 मान लिया, अंडर रूट में आ गया यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 20 बटे 36। अब इसका रूट बाहर निकाल लेते हैं, या इसको ऐसे लिख लो, देखो भाई यहाँ पर 20 लिखा है, तो 4 पंजे 20, 4 को तोड़ेंगे 4 गुणा 5 में, तो 4 गुणा 5 में हमने तोड़ा, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 हो जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5, और नीचे तो अंडर रूट 36 का मतलब तो 6 हो जाएगा, है ना, 36 अंडर रूट 36 का मतलब 6 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, इसको जब इससे काटते हैं तो 2 दिया 6, तो ये हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है अंडर रूट 5 बटे 3, तो ये अंडर रूट 5 बटे 3 जो आ गया, ये ई का मान आ गया अभी, अंडर रूट 5 बटे 3। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रही अभी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो चलो भाई, चलो भाई देखो इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा सा जो है आइडिया है इधर। चलो देखो हमने लिखा ई बराबर, तो ई बराबर कितना आ गया भाई, अंडर रूट 5 बटे 3, ये ई का मान आ गया, ई का मान अंडर रूट 5 बटे 3 आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं, देखो इसके बाद शीर्षों के निर्देशांक हमने निकाल लिए भाई, शीर्षों के निर्देशांक ये हो गए, और उत्केंद्रता ये निकाल ली। अब निकाले नाभियों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, नाभियों, ये नाभि के निर्देशांक है ना, नाभियों के निर्देशांक के निर्देशांक, तो नाभियों के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, देखो बराबर क्या हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस ए ई और फिर 0, ए ई कोमा 0, देखो ये लिखवाया था हमने। अब इसमें मान रख देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं बराबर, देखो ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है 6, तो हमने यहाँ लिखा प्लस माइनस 6 गुणा, और ई का मान दे रखा है अंडर रूट 5 बटे 3 और फिर कोमा 0, इस टाइप से लिख दिया हमने। अब ये इसको हमने इसे काट दे 2 आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, है ना, 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 कोमा 0, तो ये हो जाएगा हमारा नाभियों का निर्देशांक। चलो भाई देखो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, नाभियों का निर्देशांक हमारा निकल गया है।
इसके बाद निकाल लेते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई और ना लघु अक्ष की लंबाई। देखो भाई दीर्घ अक्ष की लंबाई का मतलब क्या हुआ, देखो ये देखा दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु की, यहाँ लिख लेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे अगला पॉइंट दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर देखो, जैसे ये एक पॉइंट ये निकाल दिया हमने, एक पॉइंट ये निकाल दिया और एक पॉइंट ये निकाल दिया, 3 पॉइंट जो निकल गए और 1 2 3 और नंबर 4 है ना। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई की जो लंबाई है वो क्या होती है भाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई का सूत्र क्या होता था, बराबर 2a। तो 2 गुणा a का मान कितना है अभी देख लो भाई, a का मान कितना है, a का मान 6 दे रखा है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा बराबर 12। तो 12 जो है दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी 12। अब इसके बाद हम लिख देते हैं लघु अक्ष की लंबाई, इसके बाद लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई बराबर क्या लिख देंगे हम, वो होती थी 2b, तो हमने लिखा 2 गुणा b और b का मान कितना दे रखा अभी 4, 4 दूनी 8, यह हमारे पास आ गया लघु अक्ष की लंबाई। अब देखो इसके बाद जो क्या बचा हमारे पास, अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या बचा भाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई बची, तो हम लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता था भैया, देखो 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। देखो इसका जो सूत्र था वो ये था 2b² अपॉन a, ये सूत्र है। अब इसे मान रखते हैं भाई, देखो तो देखो 2 गुणा b², अच्छा b का जो मान दे रखा वो 4 दे रखा, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 16, 4 का वर्ग लिख दिया, b² है, 4 का डायरेक्ट वर्ग लिख दिया हमने 16, और बटे a का मान कितना है 6, तो यहाँ पर a का मान हमने लिख दिया 6। अब इसको काट देते हैं, 2 दिया 6। अब देखो भाई, तो नाभि लंब की जीवा की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 16/3, कितनी आ जाएगी 16/3। तो ये आ गई हमारे पास नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है 16/3 आती है। तो ये लिखने में दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 16/3, यही आ जाएगा आंसर इसका, नाभि लंब जीवा की लंबाई 16/3, 16/3। ये जो है पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है कि x²/4 प्लस y²/25 बराबर 1, ये हमें दिया है सवाल। अब देखो यहाँ पर भी जो है हमारे इस टाइप की समीकरण दे रखी, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है वो x अक्ष पे समीकरण बनेगी या y अक्ष पे बनेगी, क्योंकि x का मान, अब देखो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हम इसका हल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं भाई कि x² बटे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y² बटे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर क्या है 1। इसको समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो y², देखो y² का जो हर है वो बड़ा है, जब y² का हर बड़ा है तो यह समीकरण किस पे बनेगी, y अक्ष पे बनेगी। यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि y² का हर बड़ा है, क्योंकि y² का हर बड़ा है, क्योंकि y² का हर बड़ा है, इसलिए यह समीकरण y अक्ष पर, है ना, y अक्ष पर बनेगी, है ना, y अक्ष पर बनेगी। अब देखो भाई इसके बाद हम क्या लिखते थे, बस एक लाइन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना। देखो भाई बाई अक्ष की जो सूत्र था, बाई अक्ष की समीकरण का जो मानक, बाई अक्ष के लिए जो मानक समीकरण थी उससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1, है ना, अतः समीकरण 1 की तुलना देखो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1 से करने पर देखो ये जो समीकरण हमने लिखी है ये जो है y अक्ष के लिए थी,
वाई एक्स के लिए थी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो हम क्या कह सकते हैं, जब हमने तुलना करी तो यहाँ पर b का मान कितना आ रहा है भाई, b का मान तो ये 2 आ गया। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर बराबर आ रहा है 2 का स्क्वायर, तो b बराबर तो आ गया 2। चलो भाई b का मान 2 आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई a स्क्वायर बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ गया 5। तो हमने a और b के ये दो मान हमने निकाले कि a और b के दो मान हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो इसके बाद हम आगे हल करते हैं इसको। चलो ए और बी के मान तो हमने निकाल लिए। अब हम निकालते हैं शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शीर्षों, है ना, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, देखो वाई एक्स के लिए हैं। तो देखो वाई एक्स पे क्या बनते हैं हमारे पास, वाई एक्स के लिए जो निर्देशांक हमारे पास बनेंगे, शुरू में 0 आ जाएगा और फिर आएगा प्लस माइनस ए, शुरू में 0 फिर प्लस माइनस ए हो जाएगा, है ना। बाई एक्स के लिए क्या था कि जो है हम क्या कह सकते हैं बाई एक्स के लिए, देखो भाई शुरू में 0 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई ए। अब इसका मान रखते हैं भाई, देखो तो 0 प्लस माइनस 0 कोमा प्लस माइनस ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 5। तो ए का मान जो है हमारे 5 आ गया। तो ये हमने जो है पहला वाला आंसर निकाल लिया। पहला वाला आंसर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ गया, शीर्षों की निर्देशांक आ गया प्लस माइनस 5। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद जो है ई का मान निकाल लेते हैं। देखो ई का मान का मतलब क्या होता है, जो भी पहली, है ना, ये पहला पॉइंट निकाला। अब दूसरा पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं, फिर है ना ई, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता को हमने ई, और ई बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मान रखेंगे भाई अंडर रूट 1 माइनस, अब बी का मान कितना भाई, बी का मान है 2, बी का मान 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया बटे, और ए स्क्वायर, ए का मान है कितना है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, इसके बटे ए कर लिया। तो इसको जब आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पर 25 तो आ जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस के 4, तो 25 में जब 4 घटाएंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा 21, है ना, 21 अंडर रूट 21 बटे 5। ये 5 क्योंकि अंडर रूट जब हटाएंगे 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ये लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास ई का मान आ गया भाई, ई का मान हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद निकाल देते हैं हम नाभियों के निर्देशांक, हम यहाँ पर लिख लेंगे हम नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के जो निर्देशांक थे इसका सूत्र क्या था, देखो भाई इसका सूत्र देखो इसके जैसे ही हो जाएगा, शुरू में 0 फिर कोमा प्लस माइनस ए और ई, बस ये सूत्र इसे मान रखते हैं। शुरू में 0 प्लस माइनस ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणा ई का मान कितना आया अभी अंडर रूट 21 बटे 5। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो नाभियों के निर्देशांक आए हैं हमारे पास वो 0 कोमा प्लस माइनस अंडर रूट 21, ये वैल्यू आ जाएगी नाभियों के निर्देशांक। उसके बाद देखो हमने 3 मान तो निकाल लिया। अभी निकालते हैं दीर्घ, दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ लिख लेते हैं हम दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई थी ये तो सूत्र सेम है, देखो ये, है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर क्या होता था 2a होता था। तो 2 गुणा ए का मान कितना अभी, ए का मान है 5, तो ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा ये 10 आ गया। इसी प्रकार से अब लघु अक्ष की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2b, 2 गुणा और b का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है 2, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। अब एक चीज रह गया नाभि लंब जीवा की लंबाई, यहाँ लिख लेते हैं नाभि लंब, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये सूत्र होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसमें मान रखते हैं अभी। तो हमने लिखा 2 गुणा b स्क्वायर, अच्छा b का जो मान दे रखा 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ पर हम लिख दिया 4 बटे ए, का मान कितना दे रखा 5, तो यहाँ पर हम लिख दिया 5।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 चौक 8, 8/5। तो ये हमारे पास नाभ की लंब जीवा की लंबाई जो आ गई तो ये आ गई भाई, लंबाई जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई भाई, वो 5/8 आ गई। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया भाई। चलो देखो, तो दोस्तों इसके आगे के जो सवाल हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखो हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, जिसमें एक एक्स अक्ष के लिए और एक दूसरा हमने वाई अक्ष के लिए करा दिया है। और इसके आगे के जो सवाल है, अब जैसे कि 3 से लेकर आगे के जो सवाल है 9 तक, वो इसी प्रकार से सवाल होंगे, या तो एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे, वो आप चेक कर लेंगे। आप एक बार खुद ट्राई करिए और एक बार कोशिश करिए, आप आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होते तो फिर हम कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।